हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो? बढ़िया। चलो, हर लेक्चर में हम पूछेंगे कैसे हो बढ़िया, एंड आई विश कि आप हर वक्त, हर रोज बढ़िया ही रहो और उसी तरह से पढ़ते रहो। ठीक है। तो अगेन यहाँ पे ये बताना बहुत ज़रूरी है मेरे लिए कि आपने प्रीवियस लेक्चर देखा हो, उसका काम किया हो, उसका होमवर्क किया हो, तो ही आज का काम आपका आगे बढ़ सकता है। यू नो इट वेरी वेल इन फिजिक्स कि अगर एक स्टेप आगे बढ़ना है तो ऑफ कोर्स आपको जो प्रीवियस वर्क दिया हुआ है वो आपको क्लियर करके रखना है। ठीक है। जिस जिसका भी होमवर्क अभी देना बाकी है वो जल्द से जल्द अपना होमवर्क कंप्लीट करे और सबमिट करे, तो ही आपकी कुछ बात आगे बढ़ सकती है। कल का जो हमारा मतलब जो लास्ट लेक्चर था हमारा, वो बहुत ही इंटरेस्टिंग, बहुत ही काम का था। उसमें हमने एक दो छोटे छोटे फॉर्मूला का डिस्कशन किया था कि अगर मान लो रेजिस्टेंस का फॉर्मूला R इक्वल टू रो L बाई ए है, जहां पे रो रेजिस्टिविटी है, R रेजिस्टेंस है। इफ देर इज ए चेंज इन द लेंथ, इफ लेंथ इंक्रीजेस और लेंथ डिक्रीजेस, इफ दैट चेंज इज लेस देन 10%, तो आप सीधा सीधा उसका डबल वैल्यू ले सकते हैं। एक छोटा सा फॉर्मूला डिराइव किया था, फिर डायरेक्ट शॉर्टकट आप याद रख सकते हैं। इफ इट्स लेस देन 10%, डायरेक्टली यू कैन डबल इट, बट इफ इट्स मोर देन 10%, तो भी उसका एक शॉर्टकट फॉर्मूला बताया था, वो आपको पूरा का पूरा डिराइव करके आपकी नोटबुक में आपको लिख लेना चाहिए। इफ द चेंज इज ग्रेटर देन 10%, तो वहां पे जो चेंज आता है वो होता है n स्क्वायर माइनस 1। और हमने लास्ट लेक्चर में एक छोटा सा पॉइंट आपको समझाया था, दिया था कि अगर मान लो हम ऐसा कहते हैं इफ दिस लेंथ इंक्रीजेस डबल, यानी उसका मतलब ऐसा है कि L प्लस 100% ऑफ L, यानी 100%, यानी एक और L ऐड हो जाएगा तो वो बन जाएगा 2L। तो यहाँ पे जो n स्क्वायर माइनस 1 का जो हमने शॉर्टकट दिया था, उसके हिसाब से यहाँ पे n का मतलब बना 2। n स्क्वायर माइनस 1 लेते हो, उसका मतलब होता है 2 स्क्वायर माइनस 1। इट मीन्स दैट इज अ 4 माइनस 1 मल्टीप्लाई बाय 100। तो आपका आंसर आना चाहिए 300%। अगर लेंथ जो है वहां पे आप 100% वेरिएशन या तो इंक्रीज करते हो, तो वहां पे रेजिस्टेंस जो है वो 300% बढ़ जाता है। पर वहां पे एक छोटा सा क्वेश्चन ऐसा भी आ सकता है कि सपोज मैंने लेंथ को आधा किया या 10%, वट एवर द चेंज आई मेक इट, बट व्हाट इज द इफेक्ट ऑन द रेजिस्टिविटी, तो उसके लिए आंसर आएगा रिमेन्स कांस्टेंट। तो ये दोनों के दोनों क्वेश्चंस आपको, मतलब ऐसे दो क्वेश्चंस जो है वो आपको आपके नोट्स में लास्ट में जो एमसीक्यू का सेक्शन है वहां पे आपको मिल सकता है। ठीक है। तो उसका नॉलेज होना आपके लिए बहुत जरूरी है। कल हमने एक और पॉइंट देखा था, दैट इज अबाउट करंट डेंसिटी। आज उससे थोड़ा सा आगे बढ़ना है। करंट डेंसिटी के बाद आज का जो क्वेश्चन है, इफ यू रिमेंबर इट, करंट डेंसिटी के साथ साथ हमने एक वेक्टर फॉर्म देखा था। वेक्टर फॉर्म को J इज इक्वल टू सिग्मा E ऐसा कह सकते हैं, या तो E इज इक्वल टू 0। ओके, तो ये भी काम का है, और J इक्वल टू सिग्मा E। ओके, तो J इज इक्वल टू सिग्मा E जो है वो वेक्टर फॉर्म ऑफ ओम्स लॉ ऐसा भी आप कह सकते हैं। आई होप इट्स क्लियर। उसके बाद अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है डिस्क्राइब द कलर कोड यूज्ड फॉर कार्बन रेजिस्टर। कलर कोड यानी क्या होता है? तो कि कलर कोड का मतलब यहाँ पे ऐसा लेना है कि जब भी हम रेजिस्टर्स देखते हैं, वैसे यहाँ पे आपको एक आइडिया सिंपल सा दे दूं। रेजिस्टर्स जो है वहां पे एक सिंपल सा पॉइंट आप समझ सकते हैं कि रेजिस्टर्स एक ऐसे कंपोनेंट की हम यहाँ पे बात करने की ट्राई कर रहे हैं, जो कंपोनेंट रेजिस्टर्स की जहाँ पे जरूरत हो और जहाँ पे उसका यूज जो है वो किया जाए। रेजिस्टर्स जो है वो बहुत ही छोटे छोटे होते हैं, और उसके ऊपर कोई वैल्यू जो है वो मेंशन नहीं करते हैं। वहाँ वैल्यू मेंशन नहीं किया जाता है, मतलब वहाँ पे जब भी हमें उसकी ज़रूरत होती है तो हम उसको एक जनरलाइज वे में लिखते हैं कि एक क्या बोलते हैं उसको, वेरिएशन के फॉर्म में हम उसका यूज़ करते हैं। मैं यहाँ पे एक आपको फिगर दिखाने का ट्राई करता हूँ कि रेजिस्टर्स होते कैसे हैं। चलो, यहाँ पे मैं आपको सिंपल सा उसका एक आइडिया, एक फिगर जो है वो दिखाने का ट्राई करता हूँ। तो देखिए,
एक सेकेंड। हाँ, देखिए यहाँ पे ये जो फिगर है वो है रेजिस्टर्स की। ये आपको फिगर दिख रहा होगा, ये अलग अलग टाइप के रेजिस्टर्स हैं। ये रेजिस्टर्स का साइज बहुत ही छोटा होता है। यहाँ पे आप देख सकते हो कलरिंग रिंग जो है वो यहाँ पे दिया हुआ है। ये रिंग अलग अलग टाइप की हो सकती है, जैसे कि यहाँ पे इसका वैल्यू दिया हुआ है 100 ओम। अभी थोड़ी देर में हमें पता चल जाएगा कि ये जो रिंग के जो बैंड है उससे पता चलता है कि कैसे इसका वैल्यू 100 ओम जो है वो बनता है। यहाँ पे आप अलग अलग कलर जो है वो देख सकते हैं। इफ यू नोटिस दैट यहाँ पे ये जो रिंग आप देख रहे हो, ये जो रजिस्टर है उसमें ये जो लास्ट वाला रिंग है वो सिल्वर कलर का है। यहाँ पे देख सकते हो ये गोल्डन कलर का है। ओके, तो गोल्डन या तो सिल्वर ऐसे अलग अलग टाइप के रेजिस्टर्स जो है वो ढेर सारे टाइप के रेजिस्टर्स आते हैं। पर यहाँ पे हमारा थोड़ा पोर्शन है वो लिमिटेड है, जहाँ पे 4 रिंग हो, 4 बैंड हो, यानी ऐसा कोई रेजिस्टर हो। यहाँ पे भी आप देख सकते हो 1 2 3 और ये 4। ये जो फोर्थ वाला जो रिंग है वो अगेन यहाँ पे गोल्डन कलर का है। तो उसके हिसाब से हमें यहाँ पे आइडिया लगाना है उस रेजिस्टर्स का वैल्यू क्या होता है। अब उस वैल्यू को आइडेंटिफाई करने के लिए यहाँ पे एक मजेदार पॉइंट दिया गया है कि हम उसको समझेंगे कैसे कि किसका वैल्यू क्या है। तो सबसे पहले पॉइंट यहाँ पे ऐसा समझना है कि देर आर 4 बैंड 4 रिंग ऑन ए रेजिस्टर। एक रेजिस्टर होता है जो बनता है, वैसे यहाँ पे बताया है अ कलर कोड इज यूज्ड टू इंडिकेट द रेजिस्टेंस वैल्यू ऑफ ए कार्बन रेजिस्टर्स। ओके, वहां पे कार्बन और रेजिन नाम का एक मटेरियल यूज करके वो कार्बन रेजिस्टर्स जो है वो फॉर्म किए जाते हैं। उसके ऊपर का जो कलर कोड है हमें वो कैसे बनते हैं उसमें भी नहीं डिटेल में जाना है। हमें यहाँ पे जो डिटेल में जाना है वो है उस रेजिस्टर्स की वैल्यू जिसको हम कैसे याद रख सकते हैं। पहले यहाँ पे मैं थोड़ा अपने हिसाब से आइडिया दे देता हूँ कि ये कैसे काम करता है। तो देखिए यहाँ पे एक सिंपल सा आइडिया देने का ट्राई करते हैं कि अगर मान लो हमने एक सिलेंडर जैसा यहाँ पे समझा, उस सिलेंडर के ऊपर हमने 4 अलग अलग रिंग बनाई। तो देखिए एक सेकेंड, अगर मान लो हमने यहाँ पे ऐसा कहा कि एक सिलेंडर समझते हैं ऐसा, और ये जो सिलेंडर हम यहाँ पे ले लेते हैं उसके ऊपर 4 अलग अलग रिंग अलग अलग कलर की बनाई है। पर जस्ट टू अंडरस्टैंड हम यहाँ पे अभी ये 4 रिंग ऐसे ही सिंपल तरीके से समझते हैं। 3 थोड़ी नजदीक नजदीक होती है और फोर्थ वाला रिंग थोड़ा सा दूर होता है। अब ये कैसे काम करता है, मैं चारों रिंग का बाइफर्केशंस बताता हूँ, ध्यान से सुनिएगा। जैसे यहाँ पे दिया हुआ फर्स्ट रिंग जो है, ओके, ये वाला जो फर्स्ट रिंग है वो, और ये सेकंड वाला रिंग है वो, तो फर्स्ट एंड सेकंड रिंग वो दोनों रिंग, यानी ये फर्स्ट वाला और ये सेकंड वाला, ये दोनों रिंग जो है वो मिलकर, मान लीजिए कि इसको मैं कहता हूँ x नंबर, इसको मैं कहता हूँ y, तो ये दोनों रिंग एक नंबर बनाएगा 2 डिजिट का, दैट इज कॉल्ड एज एक्स वाई। अब ये तीसरा रिंग है उसको हम कहेंगे 10 रेस टू z, यानी तीसरा रिंग जो है वो z नंबर समझिए और वो 10 की पावर देता है और उसको इसके साथ मल्टीप्लाई करना है 10 रेस टू z। और ये जो फोर्थ रिंग है वो देता है परसेंटेज, यानी टॉलरेंस, यानी उसका कैपेसिटी, उसका सहन शक्ति, आप जो भी कहना चाहो वो यहाँ पे आप कह सकते हो। तो फोर्थ रिंग जो है वो हमें सहन शक्ति या तो उसका टॉलरेंस बताता है। अब इसको याद रखने का एक सिंपल सा तरीका होता है जिसके लिए एक छोटा सा स्टेटमेंट है जो हमने यहाँ पे दिया है। वैसे इसको कहा जाता है बी बी रॉय, नाम बीबी रॉय ऑफ ग्रेट, जिसमें जी काम का है, ग्रेट ब्रिटेन had, just for the to complete the sentence, BB Roy of Great Britain had very good wife। अब यहाँ पे क्या क्या काम का है देखो, यहाँ पे काम का है बी बी आर ओ वाई, कैपिटल जी कैपिटल बी
V, यहाँ पे ये G, so here it indicates ये V है, ये कैपिटल G है और ये W है, वो यहाँ पे काम का है। अब ये जो है वो है कलर कोड, एंड दैट कलर कोड दैट स्टार्ट विद द जीरो, नंबर जीरो, यानी पहला है वो 0, 1, 2, सॉरी 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 एंड वाइट जो है वो 9 नंबर, यानी नंबर कहाँ से कहाँ रहे, 0 से 9 तक, उसके अंदर सब कुछ आ गया। आई होप समझ में आता होगा। तो सबसे पहले स्टेटमेंट याद रखना है, बीबी रॉय ऑफ ग्रेट ब्रिटेन हैड वेरी गुड वाइफ, उसके हिसाब से ये पूरा का पूरा स्टेटमेंट हो गया। वैसे टॉलरेंस के लिए भी हमने एक स्टेटमेंट ऐसा आगे एक्सटेंड किया हुआ है, बीबी रॉय ऑफ ग्रेट ब्रिटेन हैड वेरी गुड वाइफ वियरिंग गोल्ड सिल्वर नेकलेस। वो यहाँ पे जो परसेंटेज है ना, ये परसेंटेज वैल्यू के लिए 3 कलर आते हैं। एक आता है गोल्ड, अगर फोर्थ रिंग गोल्ड का हो तो जो भी वैल्यू है उसमें 5% का वेरिएशन, अगर वो सिल्वर है तो 10% का वेरिएशन, और कोई भी कलर नहीं है यानी नो कलर, तो दैट इज कंसिडर एज ए 20% वेरिएशन। तो बीबी रॉय ऑफ ग्रेट ब्रिटेन हैड वेरी गुड वाइफ वियरिंग गोल्ड सिल्वर नेकलेस। तो गोल्ड सिल्वर नेकलेस से नो कलर आ गया, तो यहाँ पे उसका वेरिएशन आता है 5%, 10% और 20%। क्लियर? अब यहाँ पे जो समझा रहा हूँ उसको ध्यान से सुनिएगा। अब मान लो मैंने यहाँ पे कुछ कलर दे दिए, याद ये रखना है बीबी में जो पहला बी है वैसे 3 बी है, ब्लैक ब्राउन, ओके, कलर का पूरा सीक्वेंस बताता हूँ, ब्लैक ब्राउन रेड ऑरेंज येलो ग्रीन ब्लू वायोलेट ग्रे एंड व्हाइट। ठीक है, उसके लिए पूरा का पूरा स्टेटमेंट, पूरा का पूरा टेबल आपको याद होना ही चाहिए। वो पूरा का पूरा टेबल अभी याद रह जाएगा बीबी रॉय ऑफ ग्रेट ब्रिटेन से, बहुत ही सिंपल सा है। आई होप इट्स क्लियर। अब मान लो मैंने कह दिया कि पहला जो रिंग है, अगर मान लो मैं यहाँ पे ऐसा कह दूं कि अलग अलग जो रिंग के कलर हम कह रहे थे, कि अगर मान लो ये पहला रिंग जो है वो ऐसा है, ओके, अब ये कलर थोड़ा अलग ले लेते हैं, थोड़ा सा जान पहचान वाला कलर ले लेते हैं, मान लो पहला रेड ही रख देते हैं, ठीक है, तो उसको रेड ही रख देते हैं। अब मान लो ये मैंने ले लिया ऑरेंज, यानी सेकंड जो है वो ऑरेंज है, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। तो फर्स्ट रिंग जो है वो रेड से है, ओके ओके, नाम जो है वो मैं नॉर्मल पेन से लिख देता हूँ, ठीक है, तो कोई कंफ्यूजन ना रहे। चलो, तो पहला रिंग जो है वो मैं ले लेता हूँ रेड, दूसरा ऑरेंज, तीसरा ग्रीन, और फोर्थ जो है उसको मैं ले लेता हूँ गोल्डन, यानी गोल्ड। तो देखिए, अब यहाँ पे बीबी रॉय ऑफ ग्रेट ब्रिटेन आपके दिमाग में है, गोल्ड यानी यहाँ से है, तो गोल्ड यानी कितना आएगा, तो कि गोल्ड के लिए आएगा 5% का वेरिएशन। रेड, रेड यानी कौन सा नंबर, तो कि बी बी आर रेड, तो है तीसरा नंबर पर उसका बी बी रॉय, तो रॉय का आर जो है उसके लिए आता है सेकंड नंबर, तो यहाँ पे आपका पहला डिजिट बन गया 2। ऑरेंज, ऑरेंज यानी बनता है 3, तो एक 2 डिजिट का नंबर बन गया 23। इन ऑल द केसेस इट इज अ कंपल्सरी टू मेक 2 डिजिट नंबर, 2 डिजिट का नंबर बनाना जरूरी है। अब आएगी 10 की पावर। ग्रीन, तो ग्रीन के लिए देखते हैं 5 नंबर, दैट इज 10⁵, और ये हो गया 5%, तो हमारा वैल्यू बन जाता है 23 10⁵ प्लस और माइनस 5% का वेरिएशन, इतना ये रजिस्टर्स का वैल्यू बना। ठीक है, चलो एक और एग्जांपल लेता हूं मैं, ध्यान से सुनिएगा। अभी जो लिया था ना वो 100 ओम वाला, अब उल्टा सोचते कि अगर 100 ओम हो तो कलर कोड क्या होना चाहिए। तो सबसे पहले 10 यानी बन गया एक 2 डिजिट का नंबर, मल्टीप्लाई बाय
10⁻1 करूंगा तो ही तो 100 होगा। और मान लो पीछे कोई कलर नहीं हो तो 20% का वेरिएशन, सिल्वर हो तो 10% का वेरिएशन, और गोल्डन हो तो 5% का वेरिएशन। तो मान लो मैंने यहाँ पे प्लस और माइनस करके 10% लिख दिया है, यानी सिल्वर समझ रहा हूँ। तो पहला रिंग यानी 1 नंबर को रिप्रेजेंट करता हो, तो 1 नंबर को रिप्रेजेंट कौन करता है, तो कि ब्लैक के बाद आता है ब्राउन, उसके बाद 0 में कौन आता है, तो कि ब्लैक। 10⁻1, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, अगेन 1 नंबर, तो 1 नंबर में अगेन कौन आता है, ब्राउन, और लास्ट में जो आता है वो आता है सिल्वर। क्लियर। तो देखिए अब यहाँ पे ये जो कलरिंग, ये वेरिएशन के साथ अगर मैं कहूँ ना, तो ये पूरा वैल्यू ऐसा बनेगा 100 प्लस और माइनस 10%, यानी ये रेजिस्टेंस 90 से लेकर 110 ओम, इसमें से किसी का भी रिक्वायरमेंट हो, उन दोनों ही जगहों पे आप ये रेजिस्टर जिसका वैल्यू 100 ओम हो उसको आप यूटिलाइज कर सकते हैं। तो देखिए जो 100 ओम वाला हमने देखा था वो यहाँ पे बताता हूँ। देखिए यहाँ पे हमने देखा था 100 ओम वाला, देखिए ये था, ओके। वैसे यहाँ पे 100 ओम हो तो हमारा कलर कोड ब्राउन ब्लैक ब्राउन ऐसा ही होना चाहिए, और ये हो गया गोल्डन, यानी ये वेरिएशन हो जाता है 5% वाला। ठीक है, चलो अगर मैं यहाँ पे ये पहला वाला लेता हूँ, यू जस्ट ट्राई योरसेल्फ। पहला है ग्रीन, दूसरा है ब्लू, तीसरा है ऑरेंज, और फोर्थ है सिल्वर। आई रिपीट, ग्रीन, ब्लू, ऑरेंज एंड सिल्वर। अच्छा, कोई कहता है सर रेड लेना है, ले सकते हो, अभी तो यहाँ पे ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है। ओके, तो मान लो कि मुझे ऐसा लग रहा था कि सिल्वर है तो हमने सिल्वर कह दिया, तो उसके अकॉर्डिंग ग्रीन, ब्लू, ऑरेंज एंड सिल्वर। तो ग्रीन, ब्लू और ऑरेंज क्या देता है, आई रिपीट, ग्रीन कौन सा नंबर, ब्लू कौन सा नंबर, ऑरेंज कौन सा नंबर। अगर हम उसको याद रखेंगे तो हमारा काम आसान हो जाएगा। तो देखिए ग्रीन यानी आ गया 5, ओके। ग्रीन के बाद कौन सा था, देखिए ग्रीन के बाद था ब्लू, ग्रीन ब्लू एंड ऑरेंज, ग्रीन ब्लू ऑरेंज। तो ग्रीन, ग्रीन के लिए मैं ले लेता हूँ यहाँ पे 5 नंबर, ग्रीन, ब्लू 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 यानी 6 ले लेता हूँ, ऑरेंज यानी 10⁻3 ले लेता हूँ, और प्लस और माइनस सिल्वर यानी मैं 10% ले लेता हूँ। 56 इंटू 10⁻3 है, वो ऑफकोर्स इसका यूनिट ओम है, 10⁻3 है उसको हम किलो कहते हैं, तो आप चाहो तो 56 किलो ओम प्लस और माइनस 10% का वेरिएशन, आप ऐसा भी आइडिया लगा सकते हैं। तो कलर कोड से वैल्यू और वैल्यू से कलर कोड कैसे निकालना है वो अपने को पता चलना चाहिए। अभी एक दो और एग्जांपल्स मैं यहाँ पे डिस्कस कर लेता हूँ ताकि आपको 100% उसका आइडिया आए कि ये कैसे काम करता है। देखिए अगर मान लो मैंने ऐसा कोई वैल्यू दिया, फॉर एग्जाम्पल ये सभी चीजें हैं वो पैरेलल लिखते जाइएगा। मान लो मैंने कहा 2.5 मेगा ओम, ओके। तो 2.5, तो ऐसे डेसिमल पॉइंट नहीं चाहिए, अपने को क्या चाहिए, एक 2 डिजिट का नंबर चाहिए। तो सबसे पहले इसका इक्विवेलेंट 2.5 मेगा यानी 10⁻6, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, 25 करना पड़ेगा और 10⁻5 करना पड़ेगा। प्लस और माइनस अगर मान लो मैं नो कलर, कोई कलर नहीं दिया, तो क्या आएगा, 20% का वेरिएशन ऐसा आएगा। तो अब आपको कौन कौन सा कलर बताना है, तो क्या आपको बताना है 2 नंबर में कौन आता है, 5 नंबर में कौन आता है, और इधर भी 5 है तो उसमें भी कौन आएगा, ताकि इधर मैंने 20% दे दिया, मतलब फोर्थ रिंग जो है वो खाली रहेगा, उसमें कोई कलर नहीं आएगा। तो बी बी रॉय, ओके, रॉय का आर, तो ब्लैक ब्राउन रेड, रेड जो है वो 2 नंबर को रिप्रेजेंट करता है, यानी ये आ जाएगा रेड, ओके। तो बी बी आर ओ वाई, ऑरेंज, बी बी रॉय, नंबर आया 4 तक, ग्रेट ब्रिटन, ओके। तो बी बी रॉय ऑफ ग्रेट, ग्रेट ग्रेट से जी, जी से ग्रीन, तो यहाँ पे आएगा ग्रीन,
पहला रेड, दूसरा ग्रीन और तीसरा भी ऑफ कोर्स आ जाएगा ग्रीन। ठीक है, चलो एक और एग्जांपल लेते हैं। फॉर एग्जांपल हम कहते हैं 2.3 किलो ओम। तो 2.3 किलो ओम को चलो हम थोड़ा सा चेंज कर देते हैं, 3.3 सेम हो जाएगा ना, तो चलो अलग कोई वैल्यू लेते हैं, रैंडम सा ही। जैसे कि 7.8 किलो ओम। तो सबसे पहले क्या करना है, 7.8 इंटू 10⁻³ कर दिया, यानी नॉर्मल हो गया। अब 2 डिजिट का नंबर बना दिया, 78 इंटू 10⁻² हो गया। अब आपको बताना है 7 नंबर, 8 नंबर और 2 नंबर। तो 2 नंबर तो रेड है, वो अपने को पता ही है। 7 और 8 कौन सा है वो आपको बता करना चाहिए। वैसे ये आपको नॉर्मली याद रहना ही चाहिए। बी रॉय ऑफ ग्रेट ब्रिटेन हैड वेरी गुड वाइफ। ओके, तो 7 और 8 वो कौन कौन सा आएगा, कौन कौन सा कलर आएगा वो आपको याद होना चाहिए। तो BBROY, BB रॉय ऑफ ग्रेट ब्रिटेन हैड, कुछ नहीं आएगा, वेरी वेरी, यानी ये आएगा वायोलेट। ओके, वायोलेट। तो बीबी रॉय ऑफ ग्रेट ब्रिटेन हैड वेरी गुड, ओके, वेरी गुड वाइफ। ओके, तो वायोलेट और यहाँ पे आ जाएगा ग्रे। तो वायोलेट, ग्रे एंड रेड कलर है वो यहाँ पे बनेगा। आई होप इट्स क्लियर। तो 7 और 8 वायोलेट एंड ग्रे, जस्ट चेक कर लेते हैं। 7 एंड 8 देखो, वायोलेट और ग्रे। ठीक है, एक और क्वेश्चन लेते हैं यहाँ पे कि अगर मान लो हमने कहा कि इंडियन नेशनल फ्लैग, ये सेकंड नंबर का था, ये थर्ड नंबर का है। तो इंडियन फ्लैग, उसके सीक्वेंस में अगर हम देखें तो ऑरेंज, वाइट एंड ग्रीन। तो ऑरेंज, BBRO, ऑरेंज, ऑरेंज यानी यहाँ पे आएगा 3 नंबर। ओके, वाइट यानी आएगा 9 नंबर और ग्रीन यानी आएगा 10⁵. ओके, फोर्थ पॉइंट थोड़ा इंटरेस्टिंग बताता हूँ, ध्यान से सुनिएगा। वैसे ये क्वेश्चंस ऐसे गुजकेट में या तो नीट में भी पूछे जा सकते हैं कि अगर मैं ऐसा कहता हूँ कि मेरे पास एक रजिस्टर है जिसका वैल्यू वेरी होता रहता है 450 से लेकर 550 ओम के बीच में, मतलब ये रेंज दिया, प्लस और माइनस करते हुए रेंज दिया। ये कौन सी रेंज में आता है, तो रेंज प्लस और माइनस दोनों करके मिला, तो कोई एक ही रजिस्टर का वैल्यू होगा। तो उसके लिए क्या करने का, तो उसके लिए दोनों को ऐड कर दो, डिवाइड बाय 2 कर दो, तो वैल्यू बना 500 ओम, यानी हमारा जो रजिस्टर है वो 500 ओम का होगा, नंबर एक। दूसरा, इसका 10% करो तो 500 का 10% कितना होता है, 50। तो 500 में से 50 सब्ट्रैक्ट करो, हो गया 450। 500 में 50 ऐड करो, हो गया 550। यानी हमारा रजिस्टर्स का वैल्यू बन जाता है 500 प्लस और माइनस 10%। अब इसको कैसे हैंडल करेंगे, तो कि इसको ऐसे हैंडल करेंगे, पहले 2 डिजिट का नंबर कंपलसरी, उसके बाद 10 का पावर 50 इंटू 10 करेंगे तो ही 500 होगा, और प्लस और माइनस 10%। तो आई होप यहाँ पे आपका आइडिया क्लियर होगा। 5 यानी ग्रीन, 0 यानी ब्लैक, 1 यानी ब्राउन और 10% यानी सिल्वर। तो ग्रीन, ब्लैक, ब्राउन एंड सिल्वर। क्लियर आइडिया। अब यहाँ पे एक और एक दो क्वेश्चंस देख लेते हैं, शायद थोड़ा सा कॉन्फिडेंस बढ़ जाए। अब मान लो मैं यहाँ पे एक ऐसी सिचुएशन क्रिएट करता हूँ जिसमें थोड़ा दिमाग लगाना पड़ेगा। मान लो मैंने ऐसा कहा कि हमारा जो रजिस्टर्स है उसका वैल्यू है 0.5 मेगा ओम। तो 0.5 मेगा यानी 10⁻⁶,
यानी 5 इंटू 10⁵ होगा। बट यहाँ पे ध्यान रखना है, पहले होना चाहिए 2 डिजिट का नंबर और उसके बाद 10 का पावर। यानी आपको बताना है 5 नंबर, 0 नंबर और 4 नंबर। तो ये तो आपको पता ही है, ग्रीन है, 0 नंबर ब्लैक है, तो BBROY रॉय, BB रॉय ऑफ ग्रेट, ग्रेट। ओके, जो ग्रेट जो है वो आपका 5th नंबर हुआ करता था। तो BBROY, वाई यानी येलो, यानी यहाँ पे ये जो है वो रहेगा येलो नंबर, यानी येलो कलर। तो ग्रीन, ब्लैक एंड येलो होगा, उसका वैल्यू आप क्या कह सकते हैं, 0.5 मेगा ओम के इक्वल कह सकते हैं। तो इट इज कंपल्सरी कि एक 2 डिजिट का नंबर बने और उसके बाद 10 का पावर बने, तो उसके बाद आप कलर कोड जो है वो बता सकते हैं। क्लियर? अगर मान लो पूछा है 95, तो 95 ओम जो है उसका कोई वैल्यू नहीं होता है, उसका कोई रेजिस्टेंस भी नहीं होता है। और जो बताते हैं ना 100 ओम प्लस और माइनस 10%, तो 100 ओम में प्लस और माइनस 10% करो तो उसका रेंज क्या बन गया, 90 से लेकर 110 तक। तो 90 से लेकर 110 के बीच के अंदर वो 90 ओम जो है वो, सॉरी 95 जो है वो उसके अंदर ऑलरेडी आ ही जाता है। सो यू कैन कंसिडर इट कि अगर 95 की रिक्वायरमेंट है तो 100 ओम वाला रजिस्टर्स भी आप लगा सकते हैं। तो कलर कोड वाले जो क्वेश्चन है वो आ सकते हैं। क्लियर? चलो लास्ट वन, जिसमें हम यहाँ पे आपको कलर दे देते हैं और आपको उसका रेजिस्टेंस बताना है। ठीक है, चलो ले लेते हैं ब्लू। ब्लू है, ग्रीन है, वाइट है और सिल्वर। ओके, सिर्फ नंबर देने के लिए है, वैसे इतना ज़्यादा नहीं होता है, बट जस्ट ब्लू और ग्रीन दोनों मिलाकर एक 2 डिजिट का नंबर बनाएंगे। वाइट 10 की पावर को रिप्रेजेंट करेगा और सिल्वर प्लस और माइनस परसेंटेज, यानी उसका वेरिएशन जो है वो आपको बताएगा। क्लियर? तो आपको बीबी रॉय ऑफ ग्रेट ब्रिटेन याद होगा तो आपका इसमें से काफ़ी अच्छा काम जो है वो हो सकता है। तो देखिए आज का जो क्वेश्चन था उसमें हमने काफ़ी अच्छा डिस्कशन किया। तो देखिए, the first band indicates the first significant figure, second significant figure, third band is indicate the power of 10 with which the above two significant figures must be multiplied to get the resistance value in ohms. एंड द फोर्थ बैंड दैट इज अबाउट द टॉलरेंस, मतलब वो उसका टॉलरेंस है, तो जो सहन शक्ति जिसको आप कहते हैं, वेरिएशन जिसको आप कहते हैं, वो यहाँ पे आ सकता है। तो बीबी रॉय ऑफ ग्रेट ब्रिटेन हैड वेरी गुड वाइफ। ओके, 0, 10⁻0, 1 2 3 4 अप टू 9, तो 10⁻0 से लेकर 10⁻9 तक। और मैंने उसके आगे जोड़ दिया था वेयरिंग गोल्ड सिल्वर नेकलेस, यानी गोल्ड 5%, सिल्वर 10% एंड नो कलर 20% का वेरिएशन है वो हमें देता है। ओके, तो ये पूरा का पूरा समझ में आया होगा। अब यहाँ पे आता है नेक्स्ट वन, जिसको हम कहते हैं दैट मेंशन द डिफरेंट टाइप ऑफ चार्ज कैरियर्स इन द सॉलिड्स, लिक्विड एंड गैसेस। तो सॉलिड, लिक्विड और गैसेस जो है उसमें चार्ज कैरियर कौन काम करता है। तो फॉर एग्जांपल सॉलिड्स की बात करें तो हमें पता है सॉलिड के अंदर करंट फ्लो करता है जस्ट बिकॉज ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ पे सीधा पॉइंट, इन सॉलिड्स मेटालिक कंडक्टर्स इलेक्ट्रॉन्स आर द चार्ज कैरियर, इलेक्ट्रॉन की वजह से करंट फ्लो करेगा। अब कंडक्टर के साथ साथ आपने ये भी पढ़ा है एन टाइप पी टाइप, शायद याद होगा। तो दैट्स आर सेमीकंडक्टर डिवाइसेस। सो एन टाइप सेमीकंडक्टर, यहाँ एन का मतलब नेगेटिव होता है। जहाँ पे एन नेगेटिव यानी एन ज्यादा हो, नेगेटिव ज्यादा हो, मतलब इफ इलेक्ट्रॉन्स आर मेजॉरिटी चार्ज कैरियर, electrons are majority charge carrier and in p type holes are majority charge carrier। शायद इसका डिटेलिंग जो है वो आपको केमिस्ट्री से शायद पता ही है, इसलिए यहाँ पे डिस्कशन नहीं करते हैं। वैसे हमारा एक चैप्टर ही है, लास्ट चैप्टर, जिसका नाम ही है सेमीकंडक्टर डिवाइसेस, जिसमें इसका डिटेल्ड पार्ट आएगा।
एक होता है कंडक्टर, एक होता है इंसुलेटर और एक होता है सेमीकंडक्टर। सेमीकंडक्टर में जो एनर्जी बैंड गैप है वो कंडक्शन बैंड और वैलेंस बैंड है। ओके, उसके बीच में जो गैप है वो बहुत ही कम होता है। अगर थोड़ा सा भी एनर्जी मिलता है तो इलेक्ट्रॉन इजीली जंप कर सकता है, कंडक्शन बैंड के अंदर जा सकता है। तो एन टाइप पी टाइप से एक सेमीकंडक्टर बनता है जिसमें एन ज्यादा, उसको हम एन टाइप कहेंगे। एन यानी नेगेटिव ज्यादा, नेगेटिव यानी इलेक्ट्रॉन ज्यादा। क्लियर? लिक्विड की बात करें तो लिक्विड यानी इलेक्ट्रोलाइट होता है। इलेक्ट्रोलाइट के अंदर यहाँ पे आयंस जो है वो चार्ज कैरियर के जैसा काम करेंगे, और उसके साथ अगर कोई इलेक्ट्रोड कनेक्टेड है तो आउटसाइड मतलब इलेक्ट्रोड के अंदर इलेक्ट्रॉन ऐसे चार्ज कैरियर काम करेगा। रही बात गैस की, ionized gases positive and negative ions and electrons are the charge carriers. Okay, चलो अब यहाँ पे आता है नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, एक्सप्लेन द मैकेनिज्म ऑफ द फ्लो ऑफ करंट इन अ मेटालिक कंडक्टर, hence define the terms drift velocity and relaxation time, deduce the relation between them. अब यहाँ पे कुछ कुछ नए वर्ड्स आए हैं, पर ध्यान से थोड़ा समझने का ट्राई करिएगा। मैकेनिज्म ऑफ द फ्लो ऑफ करंट इन मेटालिक कंडक्टर, किस तरह से कोई भी कंडक्टर के अंदर करंट का फ्लो देखने को मिलता है। एक टर्म है जिसको हम कहेंगे ड्रिफ्ट वेलोसिटी। ड्रिफ्ट होना मतलब क्या, जहां से एक पाथ से अगर उसका पाथ चेंज होता है, आई थिंक यू नो इट वेरी वेल, ड्रिफ्ट वर्ड। ओके, आपने काफी बार देखा हुआ है, एक कार है फुल स्पीड में जाता है, अगर हैंड ब्रेक लगाते हैं तो वहां से उसका जो पाथ है वो पाथ चेंज होता है, जिसको आप ड्रिफ्ट कहते हैं, ड्रिफ्टिंग होना। ओके, एंड यहाँ पे एक और पॉइंट दिया है जिसको हम कहेंगे रिलैक्सेशन टाइम। ठीक है, अब पहले ये जो पॉइंट पूरा का पूरा है उसको मैं समझाता हूँ, उसके बाद यहाँ पे हम देख लेंगे कि क्या क्या हम कर सकते हैं। चलो, तो सबसे पहला पॉइंट, ड्रिफ्ट वेलोसिटी का क्या कॉन्सेप्ट होता है। तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी को कॉन्सेप्ट को समझने के लिए मैं यहाँ पे एक छोटा सा कंडक्टर जो है उस कंडक्टर का यहाँ पे बताता हूँ आइडिया। मान लो कि ये एक कंडक्टर है, ठीक है, कंडक्टर का एक टुकड़ा है। यहाँ पे उसके अंदर हमने यहाँ पे इलेक्ट्रॉन की प्लेसेस रखी है, दैट इज कॉल्ड एज लेटाइस प्लेसेस। ध्यान से सुनिएगा। ऐसा मैंने एक रैंडम सा आइडिया लिया। अब मान लो यहाँ इसके बीच में हमें पोटेंशियल डिफरेंस देना है, ये हो गया पॉजिटिव एंड ये हो गया नेगेटिव। अब ध्यान से सुनिएगा, दो फिनोमेना है। एक फिनोमेना जहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो है, और दूसरी फिनोमेना जहाँ पे हम इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोवाइड करेंगे, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड इज नॉट जीरो। इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो है, उस केस में क्या होगा, क्योंकि व्हेन इलेक्ट्रिक फील्ड इज जीरो मतलब यहाँ पे कोई फील्ड आपने प्रोवाइड नहीं किया, फिर भी मेटालिक कंडक्टर है, उसके अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन होता है, और फ्री इलेक्ट्रॉन है उसका फ्री मोशन है। फ्री मोशन यानी आप कह सकते हैं रैंडम मोशन है। पर उसके लिए इस बात को समझना जरूरी है कि अगर मान लो मैंने ऐसा कहा कि यहाँ पे हमने फॉर एग्जाम्पल कोई एक क्रॉस सेक्शन एरिया ले लिया, जैसे कि ये एक क्रॉस सेक्शन एरिया यहाँ पे हमने लिया, तो फ्री इलेक्ट्रॉन जब इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं दे रहे हैं तब, तो यहाँ पे ऐसा समझा जाएगा कि मान लो ये जो क्रॉस सेक्शन एरिया है, तो लेफ्ट से राइट साइड जितने इलेक्ट्रॉन इस साइड गए उतने ही इलेक्ट्रॉन वहां से वापस इस साइड भी आए। मतलब एट एनी क्रॉस सेक्शन एरिया नेट इलेक्ट्रॉन जो यहाँ से वहां गए वहां से यहाँ आए उसका वैल्यू सेम होगा। तो नेट इलेक्ट्रॉन जो है उसका वैल्यू जीरो बनेगा, यानी वहां पे इलेक्ट्रॉन इधर उधर गए पर उसने कोई इलेक्ट्रिक फील्ड कोई करंट जो है वो नहीं दिया, ताकि वहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं था। उसको ऐसे भी एक पॉइंट से हम समझाएंगे कि अगर मान लो यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन था, फ्री इलेक्ट्रॉन रैंडमली घूम रहा था, यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन टकराते, मतलब ये उसकी प्लेसेस है, और यहाँ से वो टकराते टकराते टकराते, मान लो वो यहाँ से यहाँ गया, इसके साथ टकराया, वहां से इस प्लेस पे आया, यहाँ पे टकराया,
और टकराते टकराते मान लो वो यहाँ इस पॉइंट पे पहुंचा, दैट आई गिव एज ए नेम एज ए बी, यानी उसने ए पॉइंट से स्टार्ट किया और बी पॉइंट पे पहुंचा। तो यहाँ पे जब इलेक्ट्रिक फील्ड 0 था तब उसका प्लेस था ए से बी वाला। रैंडम मोशन था, जहां से वो किसी के साथ टकराता उसका पाथ चेंज होता, रैंडमली इधर घूमते घूमते मान लो दूसरे एंड पे पहुंचा। एक फिनोमेना मैंने आपको समझाने का ट्राई किया। अब मैंने इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोवाइड किया, अब ध्यान से सुनिएगा। जैसे मैंने इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोवाइड किया तो सबसे पहला पॉइंट, इलेक्ट्रिक फील्ड कहां से कहां होता है, पॉजिटिव से नेगेटिव की डायरेक्शन में, नंबर 1। तो इलेक्ट्रिक फील्ड पॉजिटिव से नेगेटिव की डायरेक्शन में। पर अब जब इलेक्ट्रॉन की बात करते हैं तो इलेक्ट्रॉन तो कैसा चार्ज है, नेगेटिव चार्ज है। तो नेगेटिव चार्ज है मतलब वो किसकी ओर अट्रैक्ट होगा, पॉजिटिव की ओर अट्रैक्ट होगा। ओके, तो उसको यहाँ पे ऐसा समझना चाहिए, दो चीजें कर लूँ, या तो मैंने ए से बी पाथ वाला लिया है तो मैं यहाँ पे ये जो पोलैरिटी लिया हुआ है उस पोलैरिटी को चेंज कर दूँ। फॉर एग्जाम्पल यहाँ से, और ये डायरेक्शन है उसको मैं चेंज कर दूँ। तो देखो, अगर मैं ऐसा कहता हूँ ताकि फ्री इलेक्ट्रॉन, जब इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं था तब तो उसका रैंडम मोशन था, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता था कि वो कहाँ से कहाँ जाता है। पर अब मैंने ए से बी लिया हुआ है, और जब मैं यहाँ पे कहता हूँ कि मैंने इलेक्ट्रिक फील्ड एस्टेब्लिश किया, तो एक साइड नेगेटिव एक साइड पॉजिटिव, इलेक्ट्रिक फील्ड इज ऑलवेज फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव, ये इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन है। ठीक है, अब यहाँ पे नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन जो है वो पॉजिटिव की ओर अट्रैक्ट होगा। पर जैसे हमने इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस किया हुआ है, यहाँ पे ये सभी इलेक्ट्रॉन्स है उसका अपना अपना वाइब्रेशन स्टार्ट होगा, एक थर्मल एनर्जी उसके अंदर क्रिएट होगा। ड्यू टू दैट वाइब्रेशन वो अपनी ही जगह पे वाइब्रेट करेगा, वो अपनी जगह पे वाइब्रेट करेगा। यानी ऐसा समझना है, ध्यान से सुनिएगा, कि वो ए से निकला पर जहां जहां पे टकरा रहा था उसके वाइब्रेशन की वजह से उसका पाथ हल्का हल्का सा चेंज हुआ, उसका पाथ हल्का हल्का सा चेंज हुआ, यानी वो जो पहले बी पे पहुंचता था उसकी बजाय वो अब यहाँ पे पहुंचा, जिसका नाम मैंने दे दिया बी डैश। ओके, तो जब इलेक्ट्रिक फील्ड है तब उसका पाथ ए से बी डैश तक आया। तो यहाँ पे मैं ऐसा कह सकता हूं, नेट डिस्प्लेसमेंट इन द प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड दैट इज बी बी डैश, ये डिस्प्लेसमेंट बना। और मैं वेलोसिटी की बात करूं तो वेलोसिटी इज इक्वल्स टू, तो पता ही है, आप कह सकते हैं डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। तो डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ, बी बी डैश इतना। अब जो टाइम लगा उस टाइम को यहाँ पे नाम देना है रिलैक्सेशन टाइम। रिलैक्सेशन टाइम का क्या कॉन्सेप्ट है कि अगर मान लो वो ए से यहाँ तक गया, ओके, जिसको मैं यहाँ पे टाउ 1 ऐसा नाम दूंगा, यहाँ से यहाँ आया जिसको हमने कहा टाउ 2 टाउ 3, ऐसे एन नंबर टाइम्स वो टकराता टकराता पहुंचा। तो उस हर एक टाइम का जो एवरेज निकलेगा, मतलब t1 प्लस t2 अप टू tn डिवाइड बाय n नंबर्स में करूंगा, और उससे जो टाइम मिलेगा उसको हम कहेंगे रिलैक्सेशन टाइम। रिलैक्सेशन टाइम का कॉन्सेप्ट ऐसा है कि जहां पे वो दो जगह पे टकराया, सो टाइम डिफरेंस बिटवीन टू सक्सेसिव कोलिजन, दो कोलिजन के बीच का जो टाइम होता है उस दो कोलिजन के बीच के टाइम को हम यहाँ पे रिलैक्सेशन टाइम है वो कहते हैं। आई होप इट्स क्लियर। तो यहाँ पे आइडिया ऐसा लेना है कि जो ड्रिफ्ट वेलोसिटी का कॉन्सेप्ट बनेगा उसमें डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम हम लेने वाले हैं। एज वेल यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड लगाया तो यहाँ पे समझा ऐसा जाएगा कि इलेक्ट्रिक फील्ड लगा, ओके, तो उसके ऊपर फोर्स भी तो लगा, तो क्या मैं ऐसा कर सकता हूँ फोर्स इज इक्वल टू क्यू। तो वैसे मास इनटू एक्सेलरेशन भी तो फोर्स लगता है, तो एक्सेलरेशन का मतलब होता है वेलोसिटी अपॉन टाइम, तो ये बन जाता है ई, कह सकता हूँ ना ऐसा मैं। तो देखो, अगर मैं यहाँ से ड्रिफ्ट वेलोसिटी को सब्जेक्ट बना दूँ तो ई टी बाय एम इज इक्वल टू क्या बना, ड्रिफ्ट वेलोसिटी का एक सिंपलेस्ट कॉन्सेप्ट मैंने समझा है
कि जब वहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड मिला, इलेक्ट्रिक फील्ड का प्रेजेंस हुआ, ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड वहां पे हर कोई इलेक्ट्रॉन अपनी अपनी लेटेस्ट प्लेस पे वाइब्रेट करेगा। जैसे वो अपनी प्लेस पे वाइब्रेट करेगा तो हमने ये जो एक रैंडम सा पाथ लिया था ए से बी, अगर उसी पाथ को हम फिर से रिट्रेस करते, मतलब उसी पाथ पे अगर मान लेते कि इलेक्ट्रॉन जा रहा है, अगर वो सेम पाथ पे ही जाता तो वो ए से बी तक नहीं पहुंचता और वो पहुंचता ए से बी डैश तक। ओके, तो जो बी बी डैश का जो डिफरेंस मिलता है इन द प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम को हम ड्रिफ्ट वेलोसिटी कह सकते हैं। तो ये जो कुछ भी डिस्प्लेसमेंट हुआ उसके पीछे रीजन है इलेक्ट्रिक फील्ड का। तो ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड वहां पे फोर्स लगा, फोर्स इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से था, इसलिए F इज इक्वल टू क्यू कह दिया। फोर्स लग रहा है तो मास इंटू एक्सेलरेशन भी कह सकते हैं। तो यहाँ पे यही चार्ज था, उसको मैंने चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन कह दिया, इलेक्ट्रिक फील्ड एज इट इज ले लिया, मास इंटू एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन को वेलोसिटी अपॉन टाइम कह दिया, पर इस वेलोसिटी को मैंने ड्रिफ्ट वेलोसिटी कहा। तो देखो ई बाय एम इंटू टाइम, ऐसा भी मैं एक पॉइंट यहाँ पे कह सकता हूँ। अब यहाँ पे जैसे हमने इलेक्ट्रिक फील्ड लगाया, मतलब मैंने दो एंड के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस भी तो क्रिएट किया। तो यही फॉर्मेट को, यही फॉर्मूला को दूसरे तरीके से बताना हो तो V इज इक्वल्स टू ई डी मेरे पास था, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटू लेंथ। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल्स टू क्या हो जाता है, V बाय L। तो देखो E V T बाय ml क्या बन जाता है, वो भी एक ड्रिफ्ट वेलोसिटी का ही एक छोटा सा फॉर्मेट वो बन जाता है। अब ये जो यहाँ पे छोटे छोटे फॉर्मूला है, इट इज नॉट नेसेसरी कि ये सभी फॉर्मूला है वो कोई ना कोई न्यूमेरिकल वहाँ पे फॉर्म करे ही करे, मतलब न्यूमेरिकल जो वो फॉर्म करे ही करे। बट हाँ, ऐसे क्वेश्चंस एज ए थ्योरी पूछे जा सकते हैं, डिराइव द फॉर्मूला फॉर द ड्रिफ्ट वेलोसिटी और गिव द बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ ड्रिफ्ट वेलोसिटी। ड्रिफ्ट होना मतलब क्या, इन द प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड दैट पाथ ऑफ इलेक्ट्रॉन चेंजेस विद रिस्पेक्ट टू सम टाइम। ओके, तो वहां पे जो डिस्प्लेसमेंट हुआ जस्ट बिकॉज ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, उसको यहाँ पे ड्रिफ्ट वेलोसिटी कहा जा सकता है। अब यहाँ पे इसी कॉन्सेप्ट को थ्योरी में थोड़ा अलग तरीके से, मतलब थोड़ा एलोबरेट करके समझाया, ध्यान से समझिएगा। दो पॉइंट है, प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एंड एब्सेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। तो देखो यहाँ पे एक बात बहुत तय है कि इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन और उसका जो पाथ है उसका डायरेक्शन एक दूसरे से डेफिनेटली अपोजिट ही होगा। यहाँ पे आप फिगर देख सकते हो, देखिए ये इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन है यहाँ से यहाँ, मतलब आपके कॉन्टेक्स्ट में बात करें तो राइट से लेफ्ट साइड पे है, जबकि ये फ्लो है वो लेफ्ट से राइट की ओर है। ठीक है, वो दोनों एक दूसरे से अपोजिट ही रहेंगे। सो हियर फर्स्ट ऑफ ऑल, that in the absence of electric field, electrons are in the state of a continuous random motion due to thermal energy, यानी वो थर्मल एनर्जी की वजह से उसका रैंडम मोशन होता है। ये दो छोटे छोटे पॉइंट्स, मतलब इट्स जस्ट इंफॉर्मेटिव पॉइंट्स। Drift velocity in the relaxation time, metals have a large number of free electrons, 10 raised to 28 per cubic meter, बहुत ज़्यादा फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। At a room temperature they move with the 10 raised to 5 meter per second, मतलब ये इधर उधर चलते रहते हैं। But very important, in the absence of electric field, the velocities are distributed randomly in all the direction and no preferred direction, मतलब वो कैसे कौन कहाँ जाएगा उसका कोई ठिकाना नहीं होता। On an average, the number of electrons traveling in any direction, but हाँ उतना तय है जो यहाँ पे बताया है कि अगर आप उसकी इनिशियल वेलोसिटी u1 u2 अप टू un लो और उसका एवरेज निकालो तो वो आपको 0 देता है। मतलब क्या, क्योंकि इनिशियली उसका वो इनिशियल वेलोसिटी जो है वो ड्रिफ्ट वेलोसिटी के लिए कोई काम का नहीं है। Okay, so here they mention on an average the number of electrons traveling in any direction, equal number of electrons traveling in opposite direction. जितने लेफ्ट से राइट जाएंगे उतने ही राइट से लेफ्ट आएंगे ना। यहाँ तक का कुछ मतलब बेसिक इंफॉर्मेशन था। अब यहाँ से काम आएगा। प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, F इज इक्वल्स टू क्यू बना, F इज इक्वल्स टू एम ए बी बना, तो A बन जाता है ई बाई एम, यानी एक्सेलरेशन पहले डिफाइन किया। अब वो एक्सेलरेशन की वजह से यहाँ पे बताया बिटवीन टू सक्सेसिव कोलिजन एंड इलेक्ट्रॉन गेन्स वेलोसिटी। तो जैसे वहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड आता है, फोर्स लगाते हैं, फोर्स की वजह से वहां पे एक वेलोसिटी जनरेट होता है।
The gain in the velocity lasts for a short time and it's lost its next collision. मतलब एक पॉइंट से वो दूसरे पॉइंट तक जाएगा और उसके साथ टकराने के बाद उसका पाथ वो चेंज होगा। जैसे उसका पाथ चेंज होगा फिर से उसका वेलोसिटी चेंज हो जाएगा, फिर से एक नया कोलिजन होने के लिए जाएगा। So at each collision the electron starts afresh with the random thermal velocity. Electron having the random thermal velocity u1 accelerate for time t1। तो यहाँ पे हम ऐसा कहेंगे कि इनिशियल वेलोसिटी u1 ले लो, टाइम उसका t1 ले लो, तो फर्स्ट काइनेमेटिक इक्वेशन बन जाएगा v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। ठीक है, तो उसके बाद यहाँ पे मैं वेलोसिटी का फॉर्मूला हो गया u1 प्लस ए टी वन वी टू यू टू प्लस ए टी टू, पर हर एक में आप कह सकते हो इनिशियल वेलोसिटी उसका जीरो था। तो फॉर द ड्रिफ्ट वेलोसिटी वी आर जस्ट एडिंग ऑल द वेलोसिटीज डिवाइड बाय n। तो यहाँ पे ड्रिफ्ट वेलोसिटी इज इक्वल टू एक्सेलरेशन इनटू टाइम भी आप कह सकते हैं। अब देखिए यहाँ पे आइडिया बहुत ही सिंपल सा था, पर इतना सब कुछ बताना पड़ता है। एग्जाम में पूछा जाए तो 2 मार्क के लिए है, ये सब कुछ पढ़ने के बाद आपको 2 मार्क के रिलेटेड जितना भी याद रहता है, जो जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स याद रहते हैं, इट्स मोर देन इनफ। तो एग्जाम के लिए कभी ऐसा नहीं होता कि इसमें से कौन सी लाइन लिखे कौन सी लाइन ना लिखे, इट इज ऑलवेज बेस्ड ऑन योर अंडरस्टैंडिंग, तो वो समझना बहुत जरूरी होता है। तो वेलोसिटी हो गया एक्सेलरेशन इनटू टाइम, एक्सेलरेशन था ई बाय एम इनटू टी, नेगेटिव साइन शो करता है इट्स चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो यहाँ पे ये जो एक्सप्लेनेशन दिया है वो पढ़ने के लिए है, जहाँ पे बताया है इसको हम कहते हैं रिलैक्सेशन टाइम। तो रिलैक्सेशन टाइम एक कोलिजन से दूसरे कोलिजन के बीच में जो टाइम आता है उसको हम कहते हैं रिलैक्सेशन टाइम। इलेक्ट्रिक फील्ड और फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन एक दूसरे से ऑपोजिट डायरेक्शन में रहेंगे। ओके, और वहां से जो नेक्स्ट क्वेश्चन आना चाहिए था वो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो मैंने थोड़ा सा हल्का सा बताया। ओके, ये जो 12th नंबर का क्वेश्चन है उसमें थोड़ा और एक्सप्लेनेशन की जरूरत है, पर फिर भी मैंने एक हल्का फुल्का सा आइडिया दिया था इस बात को लेकर। ओके, ये पूरा का पूरा मैं अभी डिराइव करवाऊंगा। ओके, बट नेक्स्ट लेक्चर में। पर यहाँ से एक छोटा सा आइडिया ये लेना था कि अगर मैं ड्रिफ्ट वेलोसिटी का कोई फॉर्मूला भी लेना चाहूँ तो मैं इलेक्ट्रिक फील्ड के फॉर्म में भी ले सकता हूँ। देखिए ये जो रिलेशन था ना वो मैंने बताया, ड्रिफ्ट वेलोसिटी इज इक्वल्स टू ई टी बाय एम या तो ई वी टी बाय एम। ये पूरा का पूरा फॉर्मूला डिराइव हो सकता है इस क्वेश्चन के बाद। ठीक है, अभी हम यहाँ तक ही रखते हैं, पर उसके साथ साथ में आपको थोड़ा सा हल्का सा होमवर्क दे देता हूँ। होमवर्क में आपको ये 2 क्वेश्चंस जो है नंबर 11 और नंबर 9, 2 क्वेश्चंस आपको लिखने हैं। ओके, दोनों क्वेश्चंस है वो अच्छी तरह से लिखकर आपको मुझे सबमिट करना है। एज वेल यहाँ पे पार्ट 2 से मैं बता दूं, पार्ट 2 से अगर कोई क्वेश्चन जो है वो हमने किया उसमें से सेट होता है तो कर सकते हैं। यहाँ पे कल मैंने आपको 4th नंबर का क्वेश्चन बताया था, वो शायद आपने किया होगा। ओके, 4th क्वेश्चन के बाद यहाँ पे एक क्वेश्चन है जिसको आपको ट्राई करना है, दैट इज अ क्वेश्चन नंबर 6। ओके, 6 नंबर के क्वेश्चन को ट्राई करिएगा। आई विश वो शायद आपको समझ में आ जाएगा। हाँ, थोड़ा बहुत कॉन्सेप्ट है उसको याद करिएगा, शायद समझ में आ जाएगा। एज वेल आपको पार्ट 3 है, उस पार्ट 3 में से आपको लिखने हैं क्वेश्चन नंबर 1 to 10। ठीक है, तो पार्ट 3 से आप लिखेंगे 1 to 10, अच्छी तरह से होमवर्क समझ लीजिएगा। पार्ट 3 से, पार्ट 2 से एक क्वेश्चन को आपको ट्राई करना है और पार्ट 1 से आपको 2 क्वेश्चंस लिखने हैं। आई होप इतना क्लियर होगा। पार्ट 4 जो है उसमें से भी आप पहले 2 क्वेश्चंस है उसको ट्राई करेंगे, फर्स्ट एंड सेकंड। ठीक है, यहाँ तक हम रखते हैं। ओके, बाय बाय, नेक्स्ट लेक्चर में फिर से मिलेंगे।